अभी हाल ही में पाई नेटवर्क की नींव रखने वाले यानी पाई फाउंडर्स का इंटरव्यू अथॉरिटी मैगजीन पर पब्लिश हुआ और इसका अपडेट पाई के मुख्य स्क्रीन पर 22 सितंबर को देखने को मिला, जिसके आर्टिकल में उन 5 चीज़ों के बारे में कहा गया जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में क्रिप्टो की खामियां दूर करने और क्रिप्टो करेंसी को सुधारने के लिए की जा सकती है। देखिए, अभी 20,000 जैसी क्रिप्टो करेंसी या कहो क्रिप्टो कॉइन अलग अलग उद्देश्य या प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी क्रिप्टो खराब हैं, पर कुछ क्रिप्टो में खामियां भी होती हैं जो उस क्रिप्टो की शुरुआत से ही सुधारना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में उससे जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। सबसे ऊपर है अथॉरिटी मैगजीन। फटाफट एक नज़र इस पर भी डाल देते हैं। medium.com पर इसका स्पेशल पेज है। यहाँ लिखा है टॉप लेसन टॉप अथॉरिटी। आसान भाषा में कहें तो सर्वोच्च अधिकारी से उत्तम बोधपाठ। ये अथॉरिटी मैगजीन के लेखक उन ज्ञानी और अनुभवी विद्वानों के साथ बातचीत करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में एक उच्च पद पर पहुंच चुके हैं या कहो उस क्षेत्र में मास्टर बन चुके हैं या जिन्होंने कुछ सिद्धियां हासिल की हैं, ताकि उस क्षेत्र में नौसिखिए शिक्षार्थियों को और छात्रों को क्या बोधपाठ सीखना चाहिए उसका पता चल सके और वो भी आगे बढ़ सकें। जैसे देख सकते हैं यहाँ उन्होंने 2018 से 50,000 से भी ज़्यादा इंटरव्यू लिए हैं। ये कुछ कंपनियों का लिस्ट दिखता है जिसमें गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एलजी, आईबीएम, सोनी, याहू, एचपी, अलीबाबा, डिज्नी और फोर्ड मोटर्स जैसी कंपनियां हैं। ऐसी इन सारी बड़ी बड़ी अग्रणी कंपनियों के सर्वोच्च अधिकारियों से बातचीत करके कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें निकाली हैं जो जानने योग्य हैं। तो इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में पाई नेटवर्क के फाउंडर के साथ कुछ बातचीत की, वो भी जानने योग्य हैं। शुरुआत में इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ प्रश्न पूछे और बाद में क्रिप्टो के बारे में चर्चा हुई। पर एक बात का ध्यान रखें कि हम भी स्कूल में दाखिला लेने वाले उस बच्चे की तरह हैं जो स्कूल के हेड मास्टर यानी आचार्य जी ने क्या पढ़ाई की है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लिखा है डॉक्टर चैन डिएगो फैन ने इंसानों के आचरण, सोशल कंप्यूटिंग, मानव और कंप्यूटर का एक दूसरे के साथ चाल चलन जैसे विषय में महारत हासिल की है। अपने ज्ञान और निपुणता को पाई नेटवर्क के प्रमुख बनकर उसको अच्छी तरह से बनाने में लगाया है। उन्होंने पहले भी सॉफ्टवेयर की सिस्टम डिज़ाइन का काम किया है जो उसकी खामियां निकालकर कार्यक्षमता बढ़ाता है। सामाजिक संचार को बढ़ाना और उपभोक्ताओं के लिए सामाजिक पूंजी को सामने लाना भी उनके कार्य में शामिल है। दूसरी ओर डॉक्टर निकोलस जी जो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्निकल, फाइनेंशियल और सोशल क्षमता है उसकी लिमिटेशन से खुश नहीं थे, इसलिए एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते थे जो इन सीमाओं से आगे बढ़ सके। इसलिए पाई नेटवर्क जैसे लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू किया। फिर भी कुछ पायनियर्स इतने उतावले हैं कि पाई को बेचकर पैसा ले लेने के लिए अपनी धीरज खो चुके हैं और कब किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा उसके विचार में इतने बेकरार और व्यग्र हो जाते हैं जैसे इन्होंने पैसे देकर पाई को खरीदा हो। शेयर मार्केट में या दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद कर लॉस करने में इतनी व्यग्रता नहीं दिखती। प्यारे पायोनियर, आराम से पाई को जानें और इसके डिसेंट्रलाइजेशन को सही अर्थ में समझें। आगे पूछा है, आप ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कैसे शामिल हुए। इन पर चैंग डिएगो ने कहा कि पीएचडी के बाद उनका ध्यान विशेष रूप से इस बात पर केंद्रित हुआ कि मानव व्यवहार और समाजों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करते हैं। ये ब्लॉकचेन से डिसेंट्रलाइजेशन और इकोनॉमी एक दूसरे में कैसे घुलते हैं, विलीन होते हैं, इस बात को लेकर उत्साहित हुए और सोचा कि यह टेक्नोलॉजी का चमत्कार दुनिया भर के लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा और उनके योगदान के लिए उनको रिवॉर्ड देने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है, वैसे ही ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी भी लोगों को एक दूसरे के साथ गुड्स और सर्विसेज जिसकी कुछ वैल्यू होती है उसका आदान प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में शामिल कैसे हुए उसका उत्तर डॉक्टर निकोलस जी ने भी दिया है। कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में उनका शुरू से लगाव रहा है और जो पहला बिटकॉइन एक्सचेंज था उसके यूज़र रह चुके हैं, यानी कुछ साल पहले इन्होंने एक्सचेंज पे अकाउंट भी बनाया होगा और कुछ क्रिप्टो कॉइन भी खरीदे होंगे। आगे कहा है, पढ़ाई के दौरान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने का फ्रेमवर्क बनाया था, वो भी ब्लॉकचेन और इथेरियम के आने से पहले। फिर पीएचडी के लिए सोशल कंप्यूटिंग और क्राउड सोर्सिंग में पूरा फोकस रहा। उसके बाद प्रोफेसर बनकर ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन विषय पर पढ़ाना शुरू किया। उसी समय के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि रोज़मर्रा के लोगों के लिए तो ये ब्लॉकचेन की आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत कठिन है। और दोस्तों, आज भी हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी इतने सालों बाद आम लोगों तक पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा है। वो उतना भी आसान नहीं है कि कॉमन मैन पहले तो उसे समझ सकें और समझें तो आसानी से लेन देन कर सकें
और ये सब करने में भी नुकसान करके पैसे गंवाने का जोखिम तो है ही, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल क्रिप्टो है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी लोगों को पहले से कहीं अधिक सशक्त बना सकती है। ये दोनों एक ऐसा ब्लॉकचेन चाहते हैं जो उन पर सभी समस्याओं को हल कर सके जो पारंपरिक ब्लॉकचेन नहीं करता। आगे का प्रश्न है कि क्या कभी आप ऐसे समय से गुजरे जो कठिन था और कैसे इससे बाहर आए? तो इसके जवाब में कहा है कि अब तक हमने जो भी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया है उनमें से एक है KYC करवाना, क्योंकि इसमें सभी देशों के लोग शामिल हैं, कई सारी भाषाएं हैं और सबके ID कार्ड भी अलग अलग होते हैं, और सभी देशों के कानून के दायरे में रहकर ये KYC का सिस्टम बनाना जिससे पाई नेटवर्क में नकली अकाउंट दाखिल न होने पाए। इसलिए किसी और कंपनी पे आधार रखने से बेहतर है कि हमारा खुद का बनाया हुआ KYC सिस्टम हो। इसमें मशीन और वैलिडेटर के रूप में इंसान दोनों के वोट गिने जाते हैं। दोस्तों, इसके KYC सिस्टम को समझने के लिए ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। अब तक इसका ये KYC का सिस्टम का प्रदर्शन उत्तम रहा है, जिस पर पाई की इकोसिस्टम काम करती है। पूरी डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है और इसकी वास्तविक उपयोगिता बनी है, जो कि सोशल मीडिया पर अभी से दिखाई देता है। पाई टोकन बनाने के लिए कोई फिएट कॉस्ट यानी रुपया पैसा इन्वेस्ट करना इसमें नहीं रखा है। फिर पूछा है ब्लॉकचेन कंपनियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी 20,000 के आसपास क्रिप्टो टोकन है और कई सारे लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की संभावना में अलग अलग क्रिप्टो में उसको सही तरीके से जाने बिना इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस प्रश्न के जवाब में डॉक्टर निकोलस जी कहते हैं कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में कई कंपनियां शॉर्ट टाइम में सफलता हासिल करती है, लेकिन लंबे समय तक उस विकास के कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकती, या कहो समय के साथ आगे बढ़ने में संघर्ष करती हैं या फिर कुछ कठिनाइयों का सामना करती हैं। हमने देखा है कि कई ब्लॉकचेन और क्रिप्टो शुरू में तो बहुत प्रचार करते हैं, रोड मैप और परियोजनाएं बनाते हैं, मजबूत अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद बाजार का सेंटीमेंट बदलता है तो उन कंपनियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस करना है तो बड़े ही धैर्य से प्रोडक्ट और सर्विस पर काम करके इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोगी बनाना होगा, ताकि क्रिप्टो को जानने के लिए लोग उससे आसानी से जुड़ सकें। वही क्रिप्टो उत्साही लोगों की वजह से लंबे समय तक उस क्रिप्टो की सच्ची उपयोगिता बरकरार रहती है। आगे का प्रश्न है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको सामान्य रूप से सबसे ज़्यादा उत्साहित करती हैं। पहले चेंग दियागो फैन ने जो कहा वो ये है कि एक तो मॉनेटरी सिस्टम में क्रांति ला रहे हैं, दूसरा कि लोग सामूहिक रूप से एकजुट होकर कुछ महान चीज़ हासिल करने के लिए प्रोत्साहित है, और तीसरा कि जैसे जैसे हम वेब 3 दुनिया में आगे बढ़ते हैं, ब्लॉकचेन एक नई इनोवेटिव एप्लीकेशन को जन्म दे रहा है जिससे नए अनुभव होंगे। फिर निकोलस जी ने कहा ये क्रिप्टो जैसा जो स्मार्ट मनी है वो फाइनेंशियल फंक्शन यानी वित्तीय कार्यों के साथ जुड़ता जा रहा है, जैसे सोने के आभूषण में हीरा बैठता है। दूसरा पॉइंट है एक बड़े समुदाय के रूप में दुनिया के लोग जिस तरह जुड़ रहे हैं उसकी तो एक केस स्टडी बनने की संभावना है। तीसरा पॉइंट कहा है कि अभी तो हम इस क्रिप्टो या ब्लॉकचेन क्रांति की शुरुआत के समय में है। जिस तरह कुछ दशक पहले इंटरनेट का आगमन हुआ था तो उसको पहले बहुत कम लोग समझते थे, लेकिन अब उसके बिना हम रह नहीं सकते। आगे का प्रश्न है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको चिंतित करती है। इसमें दोनों ने यही कहा है कि सबसे पहले क्रिप्टो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए, जबकि ब्लॉकचेन की मुख्य लाक्षणिकता है उसका डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। इस डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि किसी एक देश की सरकार के नियंत्रण में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस सिस्टम से जुड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। पर कंपनियां इस विकेंद्रीकरण सिस्टम के टेक्निकल पहलू पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। वो ये नहीं देखती कि क्रिप्टो टोकन सभी लोगों में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी सबको एक समान मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसका कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल हो उसको ज़्यादा कॉइन मिले और जिसका कंप्यूटर कमज़ोर हो उसे कम कॉइन मिले। इसमें जो गरीब हो या कहो कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप नहीं, उसको तो कॉइन मिलने की संभावना ही नहीं। इसलिए केवल टोकन का सही तरीके से व्यापक वितरण करने से उसकी उपयोगिता आधारित अर्थतंत्र को प्रभावित रूप से मदद कर सकता है और आगे जाकर उस मोड़ पर पहुंच सकता है जहां ब्लॉकचेन सिस्टम को बड़े पैमाने पर दुनिया में अपनाया जा सकता है। यहां पाई नेटवर्क में 80% पाई पूरे समुदाय को यानी सबको सही तरीके से दिए जाते हैं। हर कोई इस पाई नेटवर्क में कोई भी पेमेंट किए बिना पाई को माइन कर सकता है। सबको समान रूप से अलग अलग रिवॉर्ड या बोनस पाई प्राप्त करने का मौका मिलता है। दोस्तों, रिलैक्स होकर शांति से वीडियो देखते रहें। अभी थोड़ा और जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पता चले आपके पास क्या चीज़ है और धैर्य खोकर इसको निकाल न दें।
जैसे कुछ लोग एक हफ्ते या एक महीने में इसको समझे बिना अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि उनको एक ही महीने में ज़्यादा पाई भी चाहिए और उस पाई को एक्सचेंज पर बेचकर पैसा भी चाहिए। आगे क्रिप्टो इंडस्ट्री में दूसरी चिंता की बात की है वो है एक्सेसिबिलिटी, जिसे अभिगम्यता यानी पहुंच कहते हैं। किसी भी क्रिप्टो में भागीदारी करनी हो, उसका उपयोग करना हो तो उस तक पहुंचने में, उसको प्राप्त करने में टेक्निकल ज्ञान चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए और कम्युनिटी बढ़नी चाहिए। ये बाधाएं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती हैं। पाई तक पहुंचकर उसको प्राप्त करने में सिर्फ एक मोबाइल पर्याप्त है। इन्वेस्ट करना नहीं है, एक बटन से माइनिंग कर सकते हैं, सबको बराबर का मौका मिलता है और कम्युनिटी का तो पूछो ही मत। अब तीसरी चिंता की बात की है वो है सिंप्लिसिटी यानी सरलता या कहो आसान होना। ब्लॉकचेन तकनीक को जटिल नहीं होना चाहिए, उसके डेवलपर यानी प्रोग्रामर को उसके प्रोग्राम, एप्लीकेशन वगैरह बनाने में आसानी रहनी चाहिए। पाई नेटवर्क का SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट ब्लॉकचेन के साथ आसानी से जुड़ती है और उसकी API यानी उसके फंक्शन उससे बनने वाली ऐप्स के लिए अच्छी बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करती हैं। कोई भी डेवलपर को बड़ी क्रिप्टो से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए क्रिप्टो या ब्लॉकचेन का अनुभव न हो तो भी उसे सरलता रहती है। तो उम्मीद है आप समझ गए हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी देखकर भविष्य में कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आकर्षित होकर इससे कई सारी एप्लीकेशन बनाएंगे। अब इस इंटरव्यू का आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की खामियां दूर करके उसमें सुधार के लिए की जा सकती है। तो पहला है, कई शुरुआती क्रिप्टो करेंसी ने बहुत कम लोगों के हाथों में शक्ति और ज़्यादा मूल्य दे दिया है। ऐसा देखा गया है कि शुरुआत में ही क्रिप्टो अपनाने वाले को बहुत फ़ायदा होता है और देर से अपनाने वाले को कम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इंसान कभी भी इसको मानकर अपनाता है तो उसे भी एक समान अवसर मिलना चाहिए उस क्रिप्टो को प्राप्त करने के लिए, तभी ये सिस्टम सच में काम करेगा। अगर शक्तिशाली इंफ्रास्ट्रक्चर से या ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ज़्यादा क्रिप्टो आ जाता है तो ये असमानता उस डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो सिस्टम के नियम के विरुद्ध हो जाती हैं। तो पहली सुधारणा यही करनी जरूरी है कि सबको समान रूप से मौका मिलना चाहिए। दूसरी खामी ये देखी गई है कि अभी क्रिप्टो करेंसी का व्यापक रूप से लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसकी कुछ वजह है, उनमें एक तो उसके मूल्य की अस्थिरता और दूसरी उसकी उपयोगिता की कमी है, यानी उस क्रिप्टो की कीमत स्थिर नहीं रहती है और लोग व्यवहारू जीवन में उसका कम उपयोग करते हैं। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसकी सुधारणा के लिए कहा है कि एक उपयोगिता आधारित इकोसिस्टम अर्थतंत्र बनाना होगा, जहां क्रिप्टो करेंसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके और ऐप्स के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज के लिए नियमित रूप से आदान प्रदान किया जा सके। इससे इसे हल करने में मदद मिलेगी और तो और उस क्रिप्टो का परचेसिंग पावर बरकरार रहे और भविष्य में उसकी अच्छी कीमत भी मिलने में मदद मिले। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में ये तीसरी खामी सबको पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क जैसे प्रोटोकॉल पर निर्भर क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटेशनल रूप से जटिल माइनिंग प्रोसेस से बनती है, जिसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ये बिजली की ज़बरदस्त मात्रा को खाती है और पर्यावरण पर एक बड़ा बोझ डालती है। इस खामी को सुधारने के लिए कहा है कि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को कंसेंसस प्रोटोकॉल, जिसमें बहुत ही कम ऊर्जा की खपत होती है, उसका उपयोग करके पर्यावरण पर पड़ने वाले अपने नकारात्मक प्रभाव को कम करना चाहिए। और ये सही है, प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ना यानी सीधा उस ईश्वरीय तत्वों के विरुद्ध जाना, है ना। अपने विचार कमेंट करके बता सकते हैं। चौथी खामी क्रिप्टो करेंसी के नीति नियमों के बारे में है, क्योंकि अभी तक जो भी नीति नियम और कानून हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस और विभिन्न इंडस्ट्री के लिए हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री और डिसेंट्रलाइज सिस्टम नई दुनिया की नई चुनौतियों को उजागर करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मौजूदा नीति नियमों का तो सख्त पालन जरूरी है ही, उसके साथ साथ इस क्रिप्टो पर भविष्य के नीति नियमों और कानून बनाकर अधिक स्पष्टता की जाए तो उससे इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को, फिर चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, उसको दुनिया के लोगों के जीवन में पूरी तरह शामिल होना है तो उसे सुलभ और आसान बनना होगा, ताकि कोई भी इंसान उसे आसानी से उपयोग में ले सकें। इसको प्राप्त करने में कम बाधाएं होनी चाहिए और आसानी से उपयोग कर सकें। इसके लिए यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन भी होनी चाहिए जिसे आम इंसान समझ सकें। इस पूरा इंटरव्यू इसी ओरिजिनल पाई नेटवर्क की कोर टीम ने दिया है, ये दिखाने के लिए ही उनका फ़ोटो रखा है। ये जो मुस्कान देख रहे हैं वो तो सफलता की शुरुआत की है। समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा और नए नए पायोनियर्स जुड़ते जाएंगे, उन सभी के चेहरे ऐसी ही मुस्कान से सुशोभित होकर खिलते रहेंगे। तो मन में और जीवन में खुशी के फूल खिलाने के लिए नया नया जानते रहें और हाँ, हो सके तो इस नवरात्रि में गरबा के नए स्टेप भी सीखते रहें।
माता जी की भक्ति से गरबा खेलकर प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।